सर, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासेस का श्री गणेश करने जा रहे हैं। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर सीएमए इंटर का पेपर नंबर 10 है। पेपर नंबर 10 सीएमए इंटर में टोटल 8 पेपर्स हैं। पेपर 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1 में, पेपर 9, 10, 11, 12 ग्रुप 2 में। तो ये ग्रुप 2 का सेकेंड पेपर है, पेपर नंबर 10, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर। इस पेपर में देयर आर 2 पार्ट्स। 50 मार्क्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, एंड 50 मार्क्स ऑडिट के पेपर का है, जो ईशा मैम आपको पढ़ा रही है, एंड उनकी बैचेस अब कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाली है। दोनों ही पार्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है। एक को करने में बहुत मजा आता है और एक को एकदम मन मार के करना पड़ता है। दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, बट आपको ये दोनों पार्ट्स ही करने पड़ेंगे अगर आपको इस पेपर में 60 प्लस, 70 प्लस, 75 प्लस मार्क्स लेके आना है। ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, ऐसे तो ग्रुप 2 का सेकंड पेपर है। अगर आप दोनों ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, दोनों ग्रुप का, तो ये पेपर आपका 4th एग्जाम होगा। 4th एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम ग्रुप 1 का पेपर 1, दैट इज पेपर 5। सेकंड एग्जाम ग्रुप 2 का पेपर 1, दैट इज पेपर 9। फिर ग्रुप 1 का पेपर 2, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 6, एंड देन ग्रुप 2 का पेपर 2, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो जो बच्चा दोनों ग्रुप का एग्जाम देगा, ये पेपर उसका 4th एग्जाम होगा। और जो सिंगल ग्रुप का एग्जाम देगा, जैसे खाली ग्रुप 2 देगा, तो उसके लिए ये सेकंड पेपर होगा उसके एग्जामिनेशन का। अगर मैं इस पेपर के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊं, तो मैं आपको बोलूंगा पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी है एज कंपेयर टू द पेपर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन ग्रुप 1। हाउएवर, इंस्टीट्यूट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पेपर को लेंथी बनाने के लिए। इंस्टीट्यूट ने जितना हो सके उतना सिलेबस डाल दिया है, ताकि बच्चे एग्जाम में जब आए तो एकदम एक होता है ना, बहुत सारा बोझ लेकर, बहुत सारी पढ़ाई करके एग्जाम में आए और उनको एग्जाम फिर उसके बाद देना पड़े। हाउएवर, जिस तरीके से पेपर का पैटर्न इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, 70-75 प्लस मार्क्स स्कोर करना इस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से बच्चे लाते भी हैं, आज तक लाते भी आए हैं, एंड आगे भी आप लोग लेकर आएंगे। बट सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, सही पढ़ाई के साथ ही वो मुमकिन है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग हमेशा इस पेपर में टारगेट करेंगे 70 प्लस मार्क्स। इसके 2 फायदे हैं, ये पेपर तो हमारा अच्छा होगा ही, इसके साथ साथ जो हमारा ग्रुप 2 है, या अगर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो जो सेट ऑफ की हमारी रिक्वायरमेंट्स है इंस्टीट्यूट की, अगर एक ग्रुप में मार्क 200 से कम भी आते हैं, तो दूसरे ग्रुप के जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो हम सेट ऑफ कर सकते हैं। वो हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा एज कंपेयर टू ग्रुप 1 के चारों पेपर। ग्रुप 1 के चारों पेपर ही लेंथी पेपर्स है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो, चारों पेपर ही लेंथी है। बट ग्रुप 2 के चारों पेपर कंपैरेटिवली थोड़े आसान है, थोड़े इजी है, थोड़ा सिलेबस कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। बट इन चारों पेपर में अगर मैं कंपेयर करूं, तो सबसे बड़ा पेपर जो है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। तो इस पेपर का 50 मार्क्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, या आप कवर कर रहे होंगे। 50 मार्क्स अब आप मेरे साथ आज के दिन से चालू करेंगे, आज से आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस पेपर में हमारा जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट दैट शुड बी एटलीस्ट 70 to 75 मार्क्स। पहली चीज जो मैं आपके साथ लेकर चलूंगा कि हमें इतने मार्क्स लेकर आने हैं। सर 50 मार्क्स में हमको 70-75 कैसे मिल जाएगा? देखो, बदमाशी नहीं, हम लोग अभी पूरे पेपर की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की। उसमें 70 to 75 मार्क्स स्कोर करना है। अगर ये करना है तो आपको दोनों कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को इक्वल रेस्पेक्ट के साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको 70-75 प्लस लाना है, मैं भी आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगा। 70-75 प्लस लाना है तो दोनों ही पेपर में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। नेग्लेक्टिंग एनी ऑफ द पेपर विल लीड टू एटलीस्ट 10-20 मार्क्स आपके कम आएंगे, जो हम टारगेट कर रहे हैं उससे। एटलीस्ट बोल रहा हूं, और उससे ज्यादा भी कम हो सकते हैं, बट 20 मार्क्स तो आप आराम से लेकर चलो, कम हो जाएंगे अगर आपने दोनों पेपर को अच्छे से तैयार नहीं किया। अब सबसे पहले मैं एक एक करके अगर बात करूं, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं आपके एग्जाम के पेपर पैटर्न की।
ये पेपर पैटर्न समय समय पर चेंज होते रहता है, बट जो पेपर पैटर्न अभी के समय पर है मैं उसकी चर्चा करूंगा। आपका जो पेपर आता है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड आता है। हाँ सर, ये तो हमें लग ही रहा था दो पार्ट में डिवाइड आता है, एक पार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक पार्ट ऑडिटिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों मिक्स रहते हैं पेपर के अंदर। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी, जैसा आपके हर पेपर में रहता है सीएमए इंटर के। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके आते हैं 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और पता है ये कंपलसरी सेक्शन है, अगर आपने इस सेक्शन को अटेंड नहीं किया तो आपके 30 मार्क्स हो गए जीरो। अब जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 70 दिए जाएंगे, आउट ऑफ 70 दिए जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ये मैंडेटरी पोर्शन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आपको करके जाना ही पड़ेगा, एग्जाम में अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं तो मैं आपको सिंपली बता सकता हूं, इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच। 15 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच, तो 15 2 जा 30 मार्क्स। ये 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। अगर इस 15 क्वेश्चन को मैं डिवाइड करूं तो 7 to 8 क्वेश्चंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड 7 to 8 क्वेश्चन ऑडिटिंग, यानी 14 से 16 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 14 से 16 मार्क्स ऑडिटिंग। अगर किसी पेपर में 8 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो 7 ऑडिटिंग होगा एंड वाइस वर्सा। सर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ऑडिट से ज्यादा आता है। 8 into 2 16 मार्क्स आपको ऑडिट से दिखाई देगा और 14 मार्क्स आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से दिखाई देगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 14 मार्क्स हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 16 मार्क्स हमारा ऑडिटिंग। तो कोई बच्चा अगर ऑडिट को नेग्लेक्ट करके पेपर में जाने की सोच रहा है या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को नेग्लेक्ट करके पेपर में जाने की सोच रहा है, आप पहले ही मेरी बात समझ ले कि ये 14 मार्क्स 16 मार्क्स आपके बेकार हो जाएंगे, आपके बेकार हो जाएंगे। विच ट्रस्ट मी इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ योर पेपर। इसमें तो मार्क्स उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, पहले पार्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टीट्यूट के पेपर में कोई भी एक 50 मार्क्स करके जाने से नहीं होगा, हमको दोनों 50 मार्क्स अच्छे से करके जाना होगा। नेक्स्ट सेक्शन बी में ना टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं आपको पता है? 7 क्वेश्चंस होते हैं, 7 क्वेश्चंस। उसमें से आपको एनी 5 आंसर करने पड़ते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने, कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी 5 कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 4 5 6 7 कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 5 6 7 8 कर सकते हैं। जो आपको इच्छा है वो 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहां पर कोई कंपल्शन इंस्टीट्यूट ने नहीं लगाई है। ये जो 7 क्वेश्चन आते हैं ना, ये 7 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5 मतलब 4 क्वेश्चन, 2 3 4 एंड 5। ये 4 क्वेश्चन आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, 4 क्वेश्चन आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन आते हैं ऑडिटिंग से, ऑडिटिंग। और ये सारे क्वेश्चन ईशा मैम ने आपको बताए होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं थ्योरी क्वेश्चंस। इंस्टीट्यूट ऑडिट में केस स्टडी पूछता ही नहीं, बोल रहा है ऑडिट में हम केस स्टडी पूछ के क्या करेंगे, हमारा तो ऑडिट डोमेन नहीं है। तो हमारे बच्चों को ऑडिट क्या है ये पता होनी चाहिए। हम लोग केस स्टडी वगैरह ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ तो ऑडिटर क्या करेगा, ये हम आपसे पूछना ही नहीं चाहते। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ऑडिट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ऑडिट हो गया। अब बच्चा चाहे तो 4 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, 1 क्वेश्चन ऑडिट का अटेंड कर सकता है, 3 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, 2 क्वेश्चन ऑडिट का आंसर कर सकता है, 2 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, 3 क्वेश्चन ऑडिट के आंसर कर सकता है। ये तीन केस हो सकते हैं, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3। इसको छोड़ के और कोई केस नहीं बनता। सर बनता है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके ऑडिट छोड़ दो पूरा का पूरा, तो 4 क्वेश्चन करोगे, 1 क्वेश्चन छोड़ दोगे। अगर 1 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे तो 14 मार्क्स आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो जो 70-75 मार्क्स लाने का सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों को आप इक्वल एफर्ट के साथ पढ़ाई करेंगे।
और वजह की बात बताऊं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो पढ़ने में समय लगेगा, ऑडिटिंग तो थ्योरी है। आप अगर एक दो तीन रीडिंग लगा के चले जाओगे, आप सिमिलर टाइप के आंसर्स एग्जाम में लिख पाओगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बोलता हूं बच्चे के लिए सबसे सबसे आइडियलिस्टिक पेपर पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एमसीक्यू तो हमको सारे करने हैं, मेरे पास चॉइस नहीं है। इस पार्ट में हमको क्या करना चाहिए, आइदर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग +2 ऑडिटिंग, 3+2, ये पहला तरीका, बेस्ट तरीका। या फिर 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड तीनों ऑडिटिंग इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑडिटिंग। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑडिटिंग तो आपको ये 2+3 वाला काम करना चाहिए। पहले बताइए, आइदर 3 कॉर्पोरेट कर लो अकाउंटिंग, 2 ऑडिट कर लो, या फिर 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले कर लो, 3 ऑडिटिंग कर लो। ये दोनों ही बेस्ट तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। सर 4+1 में क्या प्रॉब्लम है, 4+1 में दिक्कत है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना पड़ता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर आता है ना, उसमें आपको बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो ऑन सो फोर्थ। आप अगर सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 3 घंटे में आप पूरे 100 मार्क का पेपर ना कंप्लीट कर पाए। इसीलिए 4+1 वाले में प्रॉब्लम है कि पूरा 100 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्लस दोनों चीज को बैलेंस करते हुए अगर चलना है तो बेस्ट स्ट्रेटजी है 3+2 प्लस। ऐसा भी हो सकता है यार, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो क्वेश्चन तेरे से बन नहीं रहा है, तो तेरे पास एक ऑल्टरनेटिव स्विच ऑप्शन होना चाहिए कि अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं ऑडिटिंग से कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा इतना कॉन्फिडेंट होके जाना कि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सभी कर लेंगे, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है एग्जाम में। इसीलिए हम बोलते हैं द बेस्ट स्ट्रेटजी इज आइदर 3+2 और 2+3। ये आपका पेपर पैटर्न है जो आपका पेपर नंबर 10 में इंस्टीट्यूट के पेपर में आपको देखने मिलेगा, पेपर में आपको देखने मिलेगा। तो अगर मैं एक सिंपलिस्टिक सिंपलिस्टिक अप्रोच यूज करूं, अगर कुछ नहीं मिनिमम एट मिनिमम आप बोलते हो मैं ऑडिट अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि मैं थ्योरी में ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, तो 16 मार्क का एमसीक्यू प्लस 14 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन, 30 मार्क्स तो आपको ऑडिट ऐसे भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 30 मार्क का अगर कोई पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दैट पोर्शन। आपको उसको केयरलेसली छोड़ के नहीं चला जाना चाहिए। तो 30 मार्क्स तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप 50 नहीं भी करते हो, 30 इज एटलीस्ट जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा ऑडिटिंग से। बोलिए क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है। आनंद पूछ रहा है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा। आनंद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास हमारी लेटेस्ट अपडेटेड है, सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम की सब कुछ उस कोर्स में मैंने अपडेट कर रखा है। तो अभी कोई प्लान नहीं है मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लाइव बैच लेने का। आप जरूर डेमो देखें और उसके बाद आप डिसाइड करें, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत कंप्रिहेंसिव है, बार बार सर को लाइव लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस कोर्स को अपडेट भी करते जाते हैं। जैसे अब मैं सितंबर में थोड़ा मेरी फ्री टाइम रहेगी तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड जो लेटेस्ट वगैरह दिसंबर एग्जामिनेशंस के एमटीपी वगैरह आएंगे वो भी अपडेट करूंगा। तो वो अपडेटेड कोर्स आपको मिलेगा जिससे आपको और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, हर चीज हम करवा के देंगे, आपको सिर्फ एक बार क्लास अच्छे से देख के जानी है। अगर सबको क्लियर है, 2 मिनट का समय लेकर प्लीज आप ये कॉपी के फर्स्ट पेज में लिखना शुरू करो ना। 2 मिनट का समय देता हूं, लिखना शुरू करो।
बिल्कुल संजय, आप जैसे अभी लाइव क्लास कर पा रहे हो और डाउट्स पूछकर, आप एप्लीकेशन में भी सेम तरीके से कर सकते हो। डन सर, हमने लिख लिया सर, दिस इज नोटेड। डन। तो अगर आपने नोटिंग कर ली, ये सब ना आपको फर्स्ट क्लास में पता है क्यों बताया जाता है? धीरे धीरे क्लासेस में सिलेबस पढ़ते पढ़ते बच्चा ये भूल जाता है कि एग्जाम क्या है। वो एग्जाम ना बोलो, इसलिए फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी में हम लोग लिखवा देते हैं कि जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो, पहली आपकी नजर इस पर जाए कि सर ने हमें बोला था हमें इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है हमारे पेपर को। क्लियर छे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी शुड हैव दिस। अब मैं चलता हूं मेरे पेपर पे, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में। अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर की बात करूं तो ऐसे तो इंस्टीट्यूट ने बोला है 50 मार्क्स का ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेक्शन होगा, बट जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस काफी ह्यूज सिलेबस है। मतलब ह्यूज मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि 50 मार्क्स जस्टिफाई ही नहीं करता इतना बड़ा सिलेबस। ये कम से कम पेपर खुद इंडिविजुअली होता तो 70 से 100 मार्क का पेपर होना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं 50 मार्क का पेपर है। वैसे इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में आपको चॉइस देता है आपको कितने मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अटेम्प्ट करना है, बट ऐसे 50 मार्क्स ऑफिशियल है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर को अगर मैं डिवाइड करूं ना, तो मैं 4 पार्ट में इस पेपर को बांट सकता हूं। पहला पार्ट हो गया शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जिससे हम चालू भी करेंगे अपने सिलेबस को। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जहां पर हम इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बोनस इश्यू बाईबैक जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शंस जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इस पहले पोर्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का पोर्शन। जो आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 रहता है वो इसी से रहता है, और क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो इंस्टीट्यूट कभी कभी इससे दे देता है। बट आई विल से क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 14 मार्क्स का, वो आपको इस सेक्शन से दिखाई देगा। 14 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस सेक्शन से दिखाई देगा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जहां पर हमें कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मेरे सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है, ये मेरे सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टोटल आपको एग्जाम में 21 मार्क्स तक के क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है 14 मार्क का, और एक 7 मार्क का क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आता है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये आता ही है, कोई एग्जाम में छूटता नहीं है। तो 21 मार्क्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से सेकेंड पार्ट हमारा जो सिलेबस है वो है। थर्ड पार्ट में हमारा आता है, थर्ड पार्ट में स्पेशल एंटिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब स्पेशल एंटिटीज। इन स्पेशल एंटिटीज में 3 एंटिटीज हमें पढ़ने दी गई है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैंकिंग एंटिटीज किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, इंश्योरेंस एंटिटीज कैसे बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह जो अकाउंटिंग में काम आएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को इस थर्ड पार्ट में पढ़ना पड़ता है। और ये थर्ड पार्ट आप समझो एग्जाम में 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, एक क्वेश्चन आपको इससे दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है शेयर कैपिटल डिबेंचर, क्वेश्चन 3, 4 आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, और आधा जो पोर्शन बचा होता है वो बताता हूं क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ स्पेशल एंटिटीज। और एक पोर्शन है इंस्टीट्यूट ने डाल दिया पेपर में, पेपर को बड़ा करने के लिए, बट जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी इंटर लेवल पे, इंस्टीट्यूट ने डाल दिया इंडीएस का पोर्शन। एक क्वेश्चन सिर्फ आएगा 5 to 7 मार्क्स का, 5 to 7, चलो मैं 7 मार्क्स ही लिखता हूं। 7 मार्क का एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इस इंडीएस पोर्शन से, और इंस्टीट्यूट ने इस पोर्शन को इतना भर दिया है, इतना भर दिया कि बहुत सारे इंडीएस आपको पढ़ने बोले गए। तो ये टोटल 4 सेक्शन में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया। सेक्शन ए शेयर कैपिटल डिबेंचर, सेक्शन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेक्शन सी स्पेशल एंटिटीज, सेक्शन डी इंडीएस।
हम लोग जब पढ़ाई करेंगे हम लोग हर टॉपिक के साथ जस्टिस करेंगे, बट ये जो इंडेस का टॉपिक है ना, जो सिर्फ एक क्वेश्चन 7 मार्क का आएगा, जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, हम उनको करेंगे। हम पूरे के पूरे इंडेस डिस्कस करने नहीं बैठेंगे। बेसिक रीजन इतना ही है, जितना बड़ा सिलेबस इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं फाइनल लेवल पे पढ़ाता हूं, अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको टोटल लग जाएंगे 10 से 12 क्लासेस, 15 क्लासेस, 2-2 घंटे के 10 से 15 क्लासेस, जितना आप मेरे पे यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए डिवोट कर रहे हो। अगर आप ऑडिट में 10 से 15 क्लास डिवोट कर दोगे तो 30 मार्क का पेपर आप ऐसे ही लिख कर आ जाओगे। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब कुछ अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो हम लोग आराम से एक क्वेश्चन जो चॉइस छोड़ सकते हैं, 4 क्वेश्चन कर सकते हैं कॉर्पोरेट से, 1 क्वेश्चन कर सकते हैं ऑडिट से, या फिर 3 क्वेश्चन कर सकते हैं कॉर्पोरेट से, 2 क्वेश्चन कर सकते हैं ऑडिट से। तो एक चॉइस जो हमारा छोड़ना है वो हम इंडियस वाला पोर्शन आराम से चॉइस में छोड़ सकते हैं। बट सर हम लोगों को तो सभी पढ़ा दीजिए, क्या पता लाइफ में काम आ जाए। प्रॉब्लम ये है, लाइफ और एग्जाम्स दोनों पैरेलल नहीं चलते, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। मैं अगर आपको सारे इंडियस पढ़ा भी दूंगा ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे वो एकदम 100% एप्लीकेशन कर पाएंगे। आपको उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अलग से समझना पड़ता है। हम लोग उतना पोर्शन डिस्कस करेंगे जिससे हमारे एग्जाम में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो हम कर पाए, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो हम कर पाए, जो रिसेंटली बार बार इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। अदरवाइज हम लोग एक एक इंडेस लेकर बैठ के 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया तो है बहुत सारा टॉपिक्स, बट मार्क्स के साथ जस्टिस नहीं किया, मार्क्स के साथ जस्टिस नहीं किया। अगर मार्क्स के साथ जस्टिस किया होता तो पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम सीए फाइनल, सीएमए फाइनल ऑलरेडी हम लोग पढ़ा रहे हैं इंडेस, बट क्योंकि मार्क्स के साथ जस्टिस नहीं है, अगर मैं 12-15 क्लास आपको पढ़ा भी दूं, मेरे को पता है जब लास्ट में रिवीजन करने का टाइम आएगा आप बोलोगे इतना कौन रिवाइज करेगा 5 मार्क्स के लिए, छोड़ दे, बाद बाकी सारा कर लेते हैं। तो जब हम लोगों को पता है कि लास्ट डेट पे रिवीजन करना इज नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल डे इतना कुछ, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उस पोर्शन में। अदरवाइज जो रेलिवेंट नहीं है वो हमारे काम कर रही है। ये हमारा पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस है, जो इंस्टीट्यूट ने 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। मैं इसी तरीके से 4 पार्ट पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपके साथ शेयर कैपिटल डिबेंचर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप फाउंडेशन लेवल वगैरह पे शेयर कैपिटल डिबेंचर्स नहीं पढ़ते हो, तो मुझे यहां डिस्कस करना पड़ेगा। ये होने के बाद फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाऊंगा, उसके बाद मैं स्पेशल एंटिटीज में जाऊंगा, और लास्ट में मैं आपके साथ इंडेस डिस्कस करूंगा। ये मेरा पूरा सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जो इंस्टीट्यूट ने आपके एग्जाम के लिए दे रखा है। 1 मिनट का टाइम लेकर फटाफट इस पूरे सिलेबस को नोट डाउन करो, पूरे सिलेबस को नोट डाउन। डन, लिख लिया। अब हमारा स्टार्ट करते हैं हम पढ़ाई। ये आपके फर्स्ट पेज में आपने पूरे अच्छे से लिख लिया होगा, सो दैट यू हैव एवरी आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट, पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या है, ये सब आइडिया आपको फर्स्ट पेज में लग जाए। अब आप नेक्स्ट पेज में मेरे साथ आओगे और हम लोग अब चालू करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स।
शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, पहले बेसिक्स की बात करेंगे और फिर एक एक करके जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स चालू करेंगे। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं एज इफ आप लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं पता है। हम लोगों को पहली बार डिस्कस करना है, हम लोगों को पहली बार डिस्कस करना है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते चला जाऊंगा और उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाऊंगा। जितना आपको पता है वेल एंड गुड, जो आपको नहीं पता आप मेरे से सीख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब सिंपल मतलब कंपनीज, हम लोग कंपनीज का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आप मेरे को बताओ व्हाट इज अ कंपनी, एक कंपनी क्या होती है, व्हाट इज अ कंपनी। एक एक करके हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते चले जाएंगे और उन पर हम चर्चा करके अपनी नॉलेज को बेहतर बनाते चले जाएंगे। व्हाट इज अ कंपनी, प्लीज आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर। हाँ, कंपनी क्या होती है, आप क्या जानते हो कंपनी के बारे में। सॉरी बट मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए क्या है ना मुझे साथ में ये रुमाल लेकर चलना पड़ रहा है, बिकॉज कल भी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा सर्दी टाइप का लगा हुआ है। एसी बंद कर दे तो गर्मी लग रहा है, एसी चला ले तो ऐसे सर्दी बह रहा है, तो सॉरी फ्रॉम माई साइड। आकांक्षा बोल रही है सर इट इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी मतलब एन एंटिटी फॉर्म्ड अंडर अ लॉ, एंटिटी फॉर्म्ड अंडर अ लॉ, अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय, a legal entity formed by a group of people, a legal entity formed by a group of individuals to conduct a business, to conduct a business, very good। सुधांशु बोल रहा है बॉडी कॉर्पोरेट, हनी बोल रही है परपेचुअल सक्सेशन, उस्ता बोल रही है सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने पूछा कंपनी क्या होती है, आप मुझे कंपनी के फीचर्स बता रहे हैं, ये बताओ कंपनी क्या होती है। जैसे आकांक्षा का आंसर वॉज वेरी टू दी पॉइंट, सर कंपनी एक एंटिटी है। सर हम लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें एंटिटी चाहिए होती है, हम एंटिटी बनाते हैं जो हमारे हम जो जिस नाम से हम धंधा करते हैं। तो कंपनी भी सर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अगर 2 4 5 6 7 10 100 200 500 1000 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करना चाहे तो वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी फॉर्म करते हैं और वो कंपनी फॉर्म करके अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं। ये कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन यूज करने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको ये एंटिटी रजिस्टर करवानी पड़ती है, तब जाके ये कंपनी क्या होती है, तब जाके ये कंपनी एक्सिस्टेंस में आती है। एकदम सही आंसर आकांक्षा का, द बेस्ट आंसर वन कुड गिव इज आकांक्षा's आंसर। संजय बोल रहा है लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ओके। नंदिनी बोल रही है एन एंटिटी फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट। नंदिनी वैसे प्रॉफिट में भी आप प्रॉफिट बोलोगे तो मैं बोल सकता हूं आजकल सेक्शन 8 कंपनीज का भी चलन है, जहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज भी आप कंपनी के फॉर्म में बना सकते हो। तो कंपनी क्या हुआ सर, कंपनी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। अगर आजकल तो 1% कंपनी भी बनता है, बट अगर 2 3 4 5 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करना चाहे तो जैसे वो लोग पार्टनरशिप डीड बना के पार्टनरशिप फर्म खोल के बिजनेस करते हैं, वैसे ही एक और तरीका है बिजनेस करने का साथ में, विच इज नोन एज अ कंपनी। आप कंपनीज एक्ट के अंदर एक एंटिटी को रजिस्टर करवा लो, कंपनी बना लो, कंपनी रजिस्टर कर लो एज पर दी प्रोसेस ऑफ कंपनीज एक्ट, और उसमें आप लोग सब शेयर होल्डर बन जाओ, मालिक बन जाओ, और उस कंपनी को फिर आप अपनी तरीके से चलाओ, जैसे आपको बिजनेस करना है वैसे आप उस कंपनी को चला सकते हो। हम लोग जब भी शेयर कैपिटल डिबेंचर्स वगैरह जैसी चीजों की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें कंपनी की बात करनी है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तो सबसे पहला चीज व्हाट इज अ कंपनी। तो बिल्कुल सही बोला, मैं लिखता हूं अ कंपनी, अ कंपनी इज अ वे टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस, to organize a business activity, to organize a business activity where two or more persons, नॉर्मली एक ओपीसी भी होता है, एक्सेप्शन 1% कंपनी भी होता है, 2 or more persons decides to do business together, decides to do business together. This is done by forming an entity, under the provisions of Companies Act,
अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। शहबाज बोल रहा है कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप। तो सर अगर ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, पार्टनरशिप भी ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी ओवर पार्टनरशिप एंड वाइस वर्सा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सबसे पहले कि कंपनी लोग क्यों बनाते हैं? जब मिलकर बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में ही कर सकते हैं, तो लोग कंपनी बनाते ही क्यों है? सबसे पहला फोरमोस्ट रीजन, अगर आपको बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस करना है या बहुत सारे लोगों को लेकर बिजनेस करना है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पब्लिक को इन्वॉल्व करना है बिजनेस के अंदर, पब्लिक से पैसे उठाने हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिजनेस में यू कैन नॉट डू दैट। आपको पब्लिक से पैसे उठाने हैं तो आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी। तो अगर कोई एंटिटी ऐसी है जिसको बहुत बड़े पैसे की जरूरत है, जिसके लिए उसको पब्लिक से पैसे उठाने हैं, तो वो हमेशा जो धंधा करेगी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में धंधा करेगी, कंपनी में धंधा करेगी, कभी पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाएगी। नंबर वन। नंबर टू, कंपनी का क्या है ना, कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई एक एंटिटी है, तो इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप एक ही माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही माने जाते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। तो एनी एक्ट और डीड डन बाय द फर्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्ट और डीड डन बाय द पार्टनर्स। बट कंपनी में क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक खुद एक एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, तो कंपनी का कोई भी एक्ट या कोई भी डीड होगा तो उसके लिए कंपनी खुद लायबल होगी। द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स विल नॉट बी लायबल फॉर दैट। तो दूसरा फायदा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में नहीं होती बट कंपनी में दिखाई देती है। तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा, लायबिलिटी। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में द लायबिलिटी ऑफ द ओनर, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अगर आपके फर्म के एसेट से, अगर आपके प्रोप्राइटरशिप के एसेट से लायबिलिटीज नहीं चुकाई जा रही है, तो आपके पार्टनर को, प्रोप्राइटर को घर से पैसा लाना पड़ेगा ताकि सारी लायबिलिटीज चुकाई जा सके। तो वहां पर जो बिजनेस की लायबिलिटी है वो पर्सनल, वो ओनर की पर्सनल लायबिलिटी मानी जाती है और वो आपको अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी चुकानी पड़ सकती है। बट कंपनी में अगर कंपनी का कोई लायबिलिटी है तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज लायबल फॉर दोज लायबिलिटीज एंड नॉट द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर ओनली लायबिलिटी to a limited extent, only liable to a limited extent of amount unpaid on their shares। जितना उनके शेयर्स पे पैसा बाकी है उनको बस उतना ही देना है, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है, उसके बाद उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अगर आप बड़ा धंधा करना चाहते हो, जहां आपको बहुत सारे लोन्स वगैरह लेने हैं, लायबिलिटी वगैरह अंडरटेक करना पड़ सकता है, देन इन दैट केस आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस कीजिए, ताकि अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो आपके घर बार ना बिके, आपका घर बार सेफ रहे, कंपनी का पैसा, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी को चुकानी पड़े, आपको अपने घर बेचकर उसको चुकाने की जरूरत ना पड़े। तो तीन मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, जिसके कारण लोग कंपनी प्रेफर करते हैं। एक, कंपनी में आप बहुत सारे लोगों को शेयर होल्डर्स मेंबर्स बना सकते हो, पार्टनरशिप में एक लिमिट है, 50 मेंबर्स बना सकते हो मैक्सिमम। कंपनी में आप 200, 2000, 5000, 10,000 जितना भी बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी। नंबर टू, कंपनी में जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। नंबर थ्री, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी का है बट पार्टनरशिप का नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिसके कारण लोग कंपनी प्रेफर करते हैं एज ओवर पार्टनरशिप। सर तो अगर कंपनी में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है, सर हमने आपका नवीन क्लासेस देखा। मैं बोला हाँ क्या देखा? सर नवीन क्लासेस इज नॉट अ कंपनी। सर नवीन क्लासेस के नाम के पीछे कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है। तो सर कंपनी अगर नवीन क्लासेस के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो नवीन क्लासेस एक कंपनी नहीं है। मैं बोला नहीं है कंपनी। तो सर नवीन क्लासेस क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर दो पार्टनर है, अविनाश संचेती और नवनीत मुद्रा। सर अगर कंपनी में इतने सारे फायदे हैं, आप लोगों ने क्यों पार्टनरशिप फर्म बना रखा है? व्हाई नॉट अ कंपनी? नंबर वन, हम लोगों के बिजनेस में जो लायबिलिटी है ना वो ऑलरेडी एकदम लिमिटेड है। हमने किसी से पैसा ले नहीं रखा है और ना आगे जाकर कोई पैसा लेने की हमारी इच्छा है। हम लोग अपने पैसे से ही बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे पापा ने इनिशियली हमें दिए थे, हम उसी से बिजनेस चला रहे हैं। क्योंकि लायबिलिटी बड़ी नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट का। इसीलिए हमने बोला हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे एज अगेंस्ट कंपनी। कंपनी में प्रॉब्लम क्या है? वहां ना
कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत करने पड़ते हैं। अगर एक कंपनी के ऊपर देखो तो कई सारे लॉज और एक्ट लागू होते हैं। जैसे सबसे पहला तो कंपनीज एक्ट लागू होता है, विच इज द मदर एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर ही आजकल इतने कंप्लायंसेस है कि आप करते करते थक थक जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉर्मल बिजनेस एंटिटीज को लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जीएसटी के लॉज, इनकम टैक्स के लॉज, वो सब कंपनी पर भी अप्लाई होते हैं जो नॉर्मल पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म में होते हैं। इसके बाद अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, पब्लिक से पैसा उठाने हैं, तो आपको अलग से सेबी रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज में क्या होता है ना, कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत सारा होता है। हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं जब हम कंपनी बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ये सब झमेला नहीं है, हमको कोई कंप्लायंसेस वगैरह अलग से नहीं करने हैं, हमको कोई माथापच्ची अलग से नहीं करना है। तो वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन डूइंग बिजनेस रेदर देन ऑन कंप्लायंसेस। तो पहला, हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड है, हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं बिजनेस में कुछ। नंबर 2, कंप्लायंसेस का बर्डन हम संभालना नहीं चाहते, इसीलिए हमने क्या किया है, पार्टनरशिप फर्म बना के रखा है एज अगेंस्ट कंपनी। नंबर 3, पार्टनरशिप फर्म में पैसा डालना और पैसा निकालना बहुत आसान है। पैसा डालना है तो कैपिटल इंट्रोडक्शन, पैसा निकालना है तो ड्राइंग्स। कंपनी में ये पैसा डालना निकालना बहुत डिफिकल्ट है। डालना है तो शेयर इशू की प्रोसीजर, डिबेंचर इशू की प्रोसीजर को फुलफिल करना होगा। निकालना है तो फिर कंपनी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करके धीरे धीरे पैसा देगी या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वगैरह के हिसाब से पैसे देगी। तो कंपनीज में ना उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग है, पैसा डालने और निकालने के लिए भी। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में क्या है, जब जितना इच्छा पैसा डालो, जब जितना इच्छा निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धंधा जब तक अच्छे से चल रहा है तो पैसा कम बेसी जो भी हो आपने निकाल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में इतने सारे प्लस पॉइंट है, इसीलिए मैंने और नवनीत ने डिसाइड किया हम बिजनेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप रेदर देन ओपनिंग कंपनीज। इसीलिए नवीन क्लासेस इज द पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट अ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट अ कंपनी। सर आप हमें ये सब क्यों समझा रहे हो? इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब आप प्रोफेशनल्स बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको पता होना चाहिए व्हाई नॉट अ पार्टनरशिप एंड व्हाई अ कंपनी, या व्हाई नॉट अ कंपनी एंड व्हाई अ पार्टनरशिप। तो आपको आगे जाकर वो चीजें समझ में आए, इसके लिए मुझे अभी समझाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते तो है क्या होता है, बट उनसे जब पूछा जाता है कि भैया लॉजिकली बता मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, वो बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। बोला जो आपका इच्छा बना लीजिए, हमसे मत पूछिए। ये तो आंसर नहीं हो सकता एक प्रोफेशनल का, इसीलिए मुझे आपको समझाना पड़ता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड व्हाई वन इज प्रेफर्ड ओवर द अदर। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं एंटिटीज को, आप अपने बिजनेस को समझिए और उसके हिसाब से एंटिटी का चयन कीजिए। पहले बोलो ठीक है क्या बात यहां तक? शहबाज बोल रहा है सर रैंक लाने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए? शहबाज आज पहली क्लास है, थोड़ा सा धीरे धीरे मुझे आगे चलने दो, मैं सब कुछ बताऊंगा, फर्स्ट से लास्ट तक सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे चलते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं हम लोग। सुमित पूछ रहा है सर प्लीज कैश फ्लो स्टेटमेंट करवा दीजिएगा आफ्टर बेसिक्स। नहीं करवा सकता सुमित, सॉरी, क्योंकि मुझे ना वो लाइन से चलना पड़ता है ताकि मैं आपको हर चीज समझा सकूं। अचानक से कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाई देगा शेयर कैपिटल 5 लाख से 4 लाख हो गया, तो वो आपको बताना पड़ेगा देखो ये बाईबैक होता है, देखो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है। तो वो सब चीजें आपको बताने के लिए मुझे शुरू से ले जाना पड़ेगा। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई जरूरत है, कोई आपको हड़बड़ी है, कोई आपका एग्जाम वगैरह आने वाला है, तो आप मेरे को अलग से बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह के रिवीजन वीडियोस भी, इन डेप्थ रिवीजन वीडियोस भी है जो आपको इजीली हेल्प करेंगे काम करने में। बट पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सिक्वेंशियली सो दैट मैं हर चीज आपको समझा सकूं। कंपनी क्या है ये सबको समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना तो नहीं चाहता था, बट क्योंकि आप लोगों ने बता दिया तो मैं लिख ही देता हूं। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, एग्जाम में ये सब हमसे नहीं पूछेगा रे। फीचर्स ऑफ अ कंपनी आपने बताया तो मैं लिख ही देता हूं। आप शॉर्ट में ना लिखते चले जाइएगा, मेरे साथ लिखते चले जाइएगा। नंबर ए, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एंड ओनर्स दो अलग अलग एंटिटीज है, दो अलग अलग पर्सन है, दोनों सेम नहीं है। नंबर बी, लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर सी, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स के रहने ना रहने से कंपनी का रहना ना रहना डिसाइड नहीं होता, ठीक है। नंबर डी,
सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में होती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के हाथों में। एंड मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट होता है इन दी हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड बनता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, कैसे कंपनी ऑपरेट करेगा, कैसे कंपनी क्या करेगा। ये कुछ बेसिक फीचर्स है जो एक कंपनी में होते हैं, जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पॉइंट नंबर थ्री, अब मैं चलता हूं मेरे फर्स्ट डिस्कशन पर, शेयर कैपिटल एंड शेयर्स। शेयर कैपिटल एंड शेयर्स, आप बताइए ना, आप तो जानते होंगे कंपनी की कैपिटल को क्या बुलाया जाता है, कंपनी की कैपिटल का नाम क्या है? कंपनी की कैपिटल का नाम क्या है? सर कंपनी की कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्यों ऐसा शेयर कैपिटल आप क्यों बोलते हो कंपनी की कैपिटल को? व्हाई डू यू कॉल कंपनीज कैपिटल एज शेयर कैपिटल? सुधांशु बोल रहा है कॉर्पस। सर एक सुधांशु ये सब नहीं बोलते, सब बड़े बड़े वर्ड है सुधांशु। नंदिनी बोल रही है इक्विटी। इक्विटी इज नॉट द कैपिटल ओनली, इक्विटी आल्सो इंक्लूड्स द प्रॉफिट्स एक्सेट्रा अर्न्ड एंड नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो शेयर कैपिटल बोलते हैं, शेयर कैपिटल। जैसे पार्टनर्स कैपिटल आप पार्टनरशिप में लिखते थे, प्रोपराइटर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखते थे, कंपनी के कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं, शेयर कैपिटल। सर इन ओपीसी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेम, नहीं होता, आप ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग कर सकते हो। कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर कंपनी का जो कैपिटल है ना, कैपिटल वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है, वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है। अगर किसी पर्सन को कंपनी के शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर किसी पर्सन को कंपनी का ओनर बनना है, कैपिटल वाले पैसे लगाने हैं, तो उसको कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। ये जो कंपनी का शेयर कैपिटल है, ये छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिन यूनिट्स को बोला जाता है शेयर्स। क्योंकि कंपनी का कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होता है, इसीलिए उसका नाम हो जाता है शेयर कैपिटल, इसीलिए उसका नाम हो जाता है शेयर कैपिटल। जैसे मान लो कोई कंपनी का कैपिटल आपको बताया गया, कंपनी का कैपिटल, कंपनी का नाम है केपी लिमिटेड, हमारी कंपनी है, मेरी पर्सनल कंपनी है, नाम है खोलो पहनो लिमिटेड, हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं। केपी लिमिटेड हमारी कंपनी है, और केपी लिमिटेड का अगर आप शेयर कैपिटल मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स। 10 लाख रुपए का कैपिटल डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स, मतलब हर शेयर का एक जो फिक्स्ड डिनोमिनेशन है, फिक्स्ड डिनोमिनेशन वो है 10 रुपया पर शेयर। तो मैंने क्या किया, कंपनी के 10 लाख रुपए की कैपिटल को 10-10 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया, एंड नंबर ऑफ शेयर्स बन गए 1 लाख। तो 10 लाख रुपया हो गया शेयर कैपिटल, 1 लाख हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, एंड जिस रेट पे ये शेयर कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड है, इस रेट को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो अगर 10 लाख की कैपिटल है और 1 लाख शेयर्स है, तो मैं बोल सकता हूं हर शेयर की फेस वैल्यू, हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ये 3 वर्ड हमें हमेशा पता होने चाहिए, जब हम अकाउंटिंग करेंगे ये 3 वर्ड हमारे बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। एक शेयर कैपिटल, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स, एंड तीसरा फेस वैल्यू पर शेयर। ये तीनों वर्ड हमको बहुत काम आएंगे, तो ये 3 वर्ड आपके एकदम दिमाग में होने चाहिए। तो मैंने क्या बोला, द कैपिटल ऑफ कंपनी, the capital of a company is called share capital, as it is divided into a large number of indivisible units, लार्ज नंबर ऑफ इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल। एक शेयर एक यूनिट होता है, आप शेयर को फर्दर डिवाइड फिर नहीं कर सकते। लार्ज नंबर ऑफ इनडिविजिबल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, इनडिविजिबल यूनिट कॉल्ड शेयर्स। शेयर को डिफाइन किया, अ शेयर इज अ शेयर
इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के शेयर कैपिटल के एक हिस्से को, एक शेयर को, एक टुकड़े को हम लोग एक शेयर बोलते हैं। तो अ शेयर इज अ शेयर, ये शेयर सेकंड वाला शेयर हो गया टुकड़ा। अ शेयर इज अ टुकड़ा इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर कैपिटल का एक टुकड़े को हम लोग बोलते हैं वन शेयर, एक टुकड़े को हम लोग बोलते हैं वन शेयर। एंड द फिक्स्ड डिनोमिनेशन, द फिक्स्ड डिनोमिनेशन, द फिक्स्ड डिनोमिनेशन in which shares are divided, in which shares are divided in the share capital, the fixed denomination in which the shares are divided in the share capital is called face value of a share, is called face value of a share, is called face value of a share. तो फेस वैल्यू हो गया, व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज इक्वल टू शेयर कैपिटल in amount divided by number of shares. Share capital divided by number of shares give you face value per share, give you face value per share. इसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, शेयर और फेस वैल्यू। ध्यान रखिएगा, ये जो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, दिस इज नॉट रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये शेयर का रियल वैल्यू नहीं है। अगर आज आप कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे तो ऐसा नहीं है जो उसका फेस वैल्यू है उसी पर आपको वो शेयर मिल जाएगा, नहीं। फेस वैल्यू तो सिर्फ यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड। हमारा जो शेयर का रियल वर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर या फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर। जैसे रिलायंस का अगर आप देखोगे, एक एक शेयर का फेस वैल्यू अगर उसकी बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो एक एक शेयर का फेस वैल्यू इज 10 रुपीज पर शेयर। बट मार्केट में जब आप रिलायंस के शेयर का शेयर खरीदने जाओगे, आप शेयर परचेज करने जाओगे तो एक एक शेयर का दाम 1200, 1215, 1250 ऐसे दाम है। तो जो शेयर्स होता है, शेयर्स, वो शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है दैट इज नॉट द रियल वर्थ ऑफ द शेयर्स, इट इज ओनली फॉर द रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको एक शेयर का एक्चुअल वैल्यू जानना है जिसपे आप उस शेयर को बाई या सेल कर सकते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, हम लोग उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो प्लीज कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर फेस वैल्यू वो अमाउंट है जिस दाम पर हम शेयर खरीद सकते हैं, नहीं। फेस वैल्यू सिर्फ वो अमाउंट है जिसमें कंपनी का टोटल कैपिटल डिवाइडेड है इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, ये बार बार चेंज नहीं होता है। जबकि फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती रहती है। पहले बताइए क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब जो ये कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है, द होल्डर ऑफ शेयर्स, द होल्डर जिसके पास शेयर्स है, द होल्डर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड shareholders, are called shareholders, and they are the owners of the company, they are the owners of the company, they are the owners of the company। जो ये शेयर्स परचेज करके रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक माने जाते हैं, कंपनी के मालिक माने जाते हैं। पहले बताइए शेयर किसको बोलता हूं, शेयर कैपिटल किसको बोलता हूं? सारे बच्चों को क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्लीज रीड कर लीजिए।
क्लियर है? आई होप आपने रीड कर लिया हो अच्छे से। अब मैं जाता हूं पॉइंट नंबर 4। अगर ये समझ में आ गया क्या होता है शेयर, क्या होता है शेयर कैपिटल, तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आप जानते हो क्या कंपनी में दो टाइप का शेयर कैपिटल होता है? दो टाइप का शेयर कैपिटल, नाम बता पाओगे? सर अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसका मीनिंग एक बार बता दीजिए। इसका मीनिंग ये है, एक शेयर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंपनी की कैपिटल का, बड़ी सारी कैपिटल का एक हिस्सा है। तो अ शेयर इज अ हिस्सा और टुकड़ा इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की बड़ी सारी कैपिटल का जो एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, उसको हम लोग एक शेयर बोलते हैं। डन, वेरी गुड सर। दो टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। वेरी गुड। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे को बताइए ना, क्या इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अलग अलग है, या ये दोनों सेम ही चीजें हैं? सेम ही चीजें हैं, अलग अलग है सर। तो बताओ ना, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या व्हाट इज अ प्रेफरेंस शेयर? एक प्रेफरेंस शेयर हम किसको बोलते हैं, एंड हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम एन इक्विटी शेयर ऑफ द एंटिटी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी? सर नाम से प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर जिनके पास कुछ प्रेफरेंसेस है, जिनके पास कुछ राइट्स है, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्या बोलूंगा प्रेफरेंसेस है एज कंपेयर टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। वही ऑन दी अदर हैंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पता है हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉमन शेयर्स। इक्विटी शेयर का एक दूसरा नाम होता है कॉमन शेयर्स, इसका एक और नाम होता है ऑर्डिनरी शेयर्स। कॉमन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऐसे ऐसे नाम से इक्विटी को बुलाया जाता है, क्योंकि इनमें कोई अलग से प्रेफरेंशियल राइट, कोई अलग से स्पेशल फीचर नहीं होता है। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसा शेयर कैपिटल है, या एक ऐसा शेयर है जिसके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स है, कुछ प्रेफरेंसेस है एज अगेंस्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल, एज अगेंस्ट द इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या क्या प्रेफरेंसेस है? अगर लॉ पढ़ोगे तो दिखेगा दो प्रेफरेंस है, बट मैं आपको बताता हूं तीन प्रेफरेंसेस है। तो अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज थ्री प्रेफरेंशियल राइट्स, थ्री प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स, थ्री प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स, थ्री प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर्स, तीन प्रेफरेंशियल राइट्स है। वेरी गुड शिवार्जु। पहला प्रेफरेंशियल राइट, राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसको शेयर होल्डर्स में बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट टू डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, एट अ फिक्स्ड रेट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, out of the profits of company, before any dividend, before any dividend, before any dividend to equity shareholders। इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास पहली राइट क्या है पता है? इनको डिविडेंड मिलेगा हर साल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेमेंट, बिफोर एनी डिविडेंड पेमेंट टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, पहले उनको प्रॉफिट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने होंगे एट अ फिक्स्ड रेट जो उन्होंने उनके साथ डिसाइड किया था, और उनको देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें इक्विटी का हक है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें इक्विटी का हक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू द रेसिडुअल अर्निंग्स, रेसिडुअल, सब कुछ इनको देने के बाद जो बचा वो रेसिडुअल अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। बट इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हर साल मिलता है बिफोर एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नंबर बी, नंबर बी, राइट टू
get the repayment, right to get the repayment of capital at the time of winding up, at the time of winding up, before any repayment to equity shareholders, before any repayment to equity shareholders. अगर कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज में, वाइंडिंग अप कंपनी बंद होने जा रहा है, बंद, तो जब कंपनी बंद होगा कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे और उन एसेट से लायबिलिटीज को चुकाया जाएगा। जब कंपनी अपने एसेट्स बेचकर लायबिलिटीज को पैसा चुकाएगी, कैपिटल का पैसा चुकाते समय पहले कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा चुकाना होगा, फिर बचा हुआ पैसा इक्विटी को मिलेगा। तो प्रॉफिट्स में भी रेसिडुअल शेयर इक्विटी का, पैसे जो लास्ट में बटेंगे उसमें भी जो बचेगा रेसिडुअल वो इक्विटी का। तो इक्विटी का कोई फिक्स्ड शेयर नहीं होता, वो हमेशा रेसिडुअल शेयर होता है, जो बचा कुछ है वो सब इक्विटी का। बट प्रेफरेंस का फिक्स्ड डिविडेंड होता है, फिक्स्ड रीपेमेंट होता है, तो उन लोगों को क्या पैसा मिलना है वो सारा पैसा मिलेगा बिफोर एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिफोर एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर अगर पैसा नहीं बचा तो, नहीं बचा तो फिर उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर पैसा बचा तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाना होगा, जितनी उनकी कैपिटल है उसका खत्म होने के बाद फिर बचा कुचा पैसा इक्विटी को। और तीसरा, इनका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड या फिक्स्ड रिडेम्पशन पीरियड होता है, जिनके बाद आपको इनके पैसे वापस करने होते हैं। इक्विटी में कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी या फिक्स्ड रिडेम्पशन पीरियड नहीं होता। अगर आपने कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है तो आप कंपनी के साथ जीवन भर रहने का वादा कर रहे हो। हाँ, मार्केट में बेच के जाना चाहते हो, शेयर चले जाओ, वो अलग चीज है। जो दूसरे आदमी को पटाया, उसको बेचा, आप निकल गए। बट वो जो शेयर होल्डर है कंपनी से जाके पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि आपने वादा किया है हम जीवन भर तक आपके साथ रहेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर का वादा जीवन भर का है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वादा एक फिक्स पीरियड का है, जिसके बाद उसकी मैच्योरिटी आएगी और आपको उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे, उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। जब किसी शेयर में ऐसी प्रेफरेंशियल राइट्स होती है, ऐसी प्रेफरेंशियल राइट्स, हम लोग उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर वो शेयर्स, एनी शेयर्स अदर देन, एनी शेयर्स अदर देन preference shares, any shares other than preference shares are equity shares। प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के बाद बाकी जो बचे कुछ शेयर्स है उनको हम लोग इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स। प्लीज लिख लीजिए एक बार और एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से।
क्लियर है? तो सर, अगर प्रेफरेंस शेयर में इतनी सारी प्रेफरेंशियल राइट्स है, हमारे पास डिविडेंड पहले मिलेगा, वाइंडिंग अप पे पैसा पहले मिलेगा, हमारा एक फिक्स मैच्योरिटी होगा, तो सर हम तो एज एन इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर ही खरीदेंगे। पता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर बहुत कम लोग खरीदते हैं। कंपनीज प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करती। उनको अगर कैपिटल का पैसा चाहिए, दे इशू इक्विटी शेयर्स। क्यों? अगर मैं कैपिटल का पैसा उठा रहा हूं तो मेरी जिंदगी में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कैपिटल इज समथिंग, देयर शुड बी नो ऑब्लिगेशन टू पे। जब देना है, नहीं देना, कितना देना है, कितना नहीं देना, वो सब मेरे पे डिपेंड करता है। आप मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं लगा सकते। प्रेफरेंस शेयर रियल में सोचो ना, तो कोई कैपिटल का पैसा है ही नहीं। उसको वो बोलता है मेरे को हर साल फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, वो बोलता है मेरे को मेरा पैसा टाइम से वापस चाहिए। ऐसा जो वर्ड्स है, ऐसी जो बातें, ये तो एक लेंडर करता है, लेंडर। जब आप फाइनल लेवल पे जाओगे, जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको सीखने मिलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साथ आएगा। अभी इंटर लेवल पे हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल, क्योंकि उसके नाम में कैपिटल है। यहां हम लोग नाम से बात करेंगे, फाइनल में हम लोग काम से बात करेंगे। तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल तो है, बट रियलिटी यह है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज लाइक अ लोन। उनको फिक्स रेट ऑफ पेमेंट चाहिए हर साल, उनको अपना पैसा एक टाइम के बाद फिर से वापस चाहिए। तो ज्यादातर उसमें कैरेक्टरिस्टिक लोन की है, तो उसको एक लाइबिलिटी ट्रीट होना चाहिए। वेयर इक्विटी शेयर्स आर शेयर जो रियल में शेयर कैपिटल है या रियल में कैपिटल है, जहां कंपनी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इच्छा हुआ तो डिविडेंड देंगे, जितना इच्छा हुआ उतना देंगे, इच्छा हुआ तो वैसा वापस करेंगे, नहीं तो वाइंडिंग अप में कुछ बचेगा तो वापस करेंगे। तो यहां पे कंपनी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो रियल कैपिटल कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल ही होता है। कंपनी अगर पैसा उठाना चाहेगी तो 99.99% कंपनी हमेशा इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा उठाएगी, ताकि उसको वो कैपिटल का मजा मिल सके। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर में वो कैपिटल का मजा ही नहीं मिलता है। फ्रॉम एन इन्वेस्टर व्यू पॉइंट, हमारा कैपिटल, अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पैसा लगाएंगे तो हमारा एक फिक्स रिटर्न हो जाएगा। हर साल इतना रुपया डिविडेंड मिलेगा, 10 साल बाद पैसा वापस मिल जाएगा, एक फिक्स रिटर्न हो जाएगा। बट अगर हम इक्विटी में पैसा लगाते हैं और कंपनी फ्यूचर में अच्छा कमाई करता है, तो उस अच्छे कमाई में भी हमारा अच्छा पार्टिसिपेशन होगा। तो कंपनी अगर अच्छा कमाई करेगी तो जितना कुछ बचेगा प्रेफरेंस शेयर को उनका फिक्स्ड अमाउंट देने के बाद, वो सारा का सारा इक्विटी शेयर्स का होगा। तो कोई कंपनी अगर आपको लगता है फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, आउट परफॉर्म करेगी, मार्केट को अच्छे से ग्रो करेगी, तो हम लोग उसके इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं, ताकि जब वो ग्रो करे, जब उसके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़े, तो हम भी उसमें मजा ले सके, हम भी उस प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो आप देखोगे, जब भी आप प्रोफेशनल बन जाओगे और पैसा लगाने की बात होगी ना, आप हमेशा इक्विटी में पैसा लगाओगे, आप प्रेफरेंस में इन्वेस्ट नहीं करोगे। बट अगर लॉ वाइज बोलूं तो इक्विटी में और एक फायदा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज वोटिंग राइट्स। कोई भी कंपनी में डिसीजन होगा, मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन पास होगा, उसके लिए वोट करना होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग हर मैटर में वोट करते हैं, दे हैव वोटिंग पावर। प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग पावर हर मैटर में नहीं होता। सिर्फ कुछ मैटर जो उनको कंसर्न करते हैं, उन्हीं मैटर्स में उनके पास वोटिंग्स होता है। अदरवाइज कंपनी का हर डिसीजन जो लिया जाता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ के लिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछ के नहीं लिया जाता। तो इक्विटी के पास वोटिंग राइट होती है, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती है। अब ये सब चीजें आपको एग्जाम में ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेगा। इस लेवल पे हम अज्यूम करते हैं कि हमको हर चीज लिखाना नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें आप ये सब चीजें अपने लॉ की नॉलेज से, दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज से इन्फर करके लिख सकते हो। बोलिए, क्या यहां पर बात क्लियर है? व्हाट इज एन इक्विटी शेयर, व्हाट इज एन प्रेफरेंस शेयर? मजे का बात, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर जब हम सीखेंगे, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, इश्यू का अकाउंटिंग दोनों केस में ही सेम रहेगा, दोनों केस में अलग अलग नहीं होगा। मेरा अकाउंटिंग दोनों केस में सेम रहेगा। तो इक्विटी होगा तो नाम इक्विटी लिख दूंगा, प्रेफरेंस होगा तो नाम प्रेफरेंस लिख दूंगा। बाद बाकी इक्विटी इश्यू करो या प्रेफरेंस इश्यू करो, द अकाउंटिंग विल रिमेन सेम। आज का लास्ट डिस्कशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल। लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जब आप बेसिक समझोगे तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, फेस वैल्यू क्या है, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपको पक्का मालूम होना चाहिए। तभी जाके आगे जाकर आप शेयर कैपिटल में अकाउंटिंग कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो
तो अब हम लोगों को सीखना है कि भैया जो हमारा शेयर कैपिटल होता है ना, शेयर कैपिटल, उसके कुछ लेयर्स होते हैं, लेयर्स। वो लेयर्स हमको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, लेयर्स एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला लेयर होता है मेरे शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? सर, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल है। ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है जो कंपनी इश्यू कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इससे ज्यादा शेयर्स कभी भी कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा है रूल कंपनीज एक्ट में, सेक्शन नंबर 61 आप पढ़ोगे कि आप बाद में जाकर अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक आप इंक्रीज नहीं करते, आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी पैसा वगैरह लाने के लिए, कंपनी कैन नेवर इशू शेयर्स इन एक्सेस ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इन एक्सेस ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लीजिए कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 करोड़ रुपया। 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 करोड़ रुपया। ये वो 10 लाख शेयर्स है जिससे ज्यादा कंपनी कभी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। कंपनी मैक्सिमम 10 लाख शेयर इशू कर सकती है। अगर उसको 10 लाख से शेयर से ज्यादा इशू करना है तो उसको सबसे पहले अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना होगा। सेक्शन 61 ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजंस फुलफिल करने होंगे, तब जाके वो इसको इंक्रीज करके नंबर ऑफ शेयर्स इशू एक्स्ट्रा कर सकता है, अदरवाइज वो इंक्रीज नहीं कर सकता। So authorized share capital is the maximum share capital which a company can issue to the holders, which a company can issue to the outsiders। इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू कर ही नहीं सकता, इसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को अगर शॉर्ट में बोलूं, इट इज दी मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। It refers to the maximum number of shares, maximum number of shares a company can issue, a company can issue to investors या shareholders। A company can issue to its investors, इससे ज्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। It is mentioned in, ये मेंशन किया होता है इन कैपिटल क्लॉज। इट इज मेंशन्ड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए। एमओए में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, उसमें कैपिटल क्लॉज होता है, ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन्ड रहता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। Nominal share capital or registered share capital. The share capital with which company is registered, company's MOE is registered, is known as registered share capital। तो MOE में जो शेयर्स लिखा हुआ है वो कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है, उससे ज्यादा कंपनी शेयर्स कभी भी इश्यू नहीं कर सकती, कभी भी इश्यू नहीं कर सकती। तो जो सबसे बड़ा लेयर है, सबसे बड़ा लेयर शेयर कैपिटल का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब कंपनी इतना ऑथराइज्ड है इश्यू करने के लिए, कंपनी क्या करती है, समय समय पर जब जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तो इस ऑथराइज्ड कैपिटल से शेयर्स इश्यू करती है टू द इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन। लोगों को बुलाती है कि ये लीजिए हम शेयर इश्यू करना चाहते हैं, आप अगर हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आप ये शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू the number of shares offered by company for subscription, offered by a company for subscription out of its authorized share capital, out of its authorized share capital। कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के अंदर से जब जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू करेगी। इसको हम लोग इश्यूड शेयर कैपिटल बोलते हैं, इश्यूड शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा, इट कैन नेवर एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कोई भी कंपनी का उसका ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑथराइज तो मैक्सिमम कैपिटल है ना, उससे ज्यादा शेयर्स आप इश्यू कर ही नहीं सकते, उससे ज्यादा शेयर्स आप इश्यू कर ही नहीं सकते।
ये हो गया इशूड शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले आ गया ऑथराइज द मैक्सिमम कैपिटल, उसके अंदर कंपनी को जब जब जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा शेयर्स वो ऑफर करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने ऑफर किया सब्सक्रिप्शन के लिए, तो लोग शेयर्स खरीदना चालू करेंगे। जितना शेयर्स लोगों ने खरीद लिया, जितना शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया आउट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स subscribed subscribed by the investors, subscribed by the investors and allotted by the company, लोगों ने सब्सक्राइब किया, कंपनी ने अलॉट कर दिया, allotted by the company is known as subscribed share capital, is known as subscribed share capital। मान लीजिए कंपनी का टोटल कैपिटल मैक्सिमम है 10 लाख शेयर 10 रुपए वाले, 1 करोड़ रुपया। कंपनी ने उसमें से 6 लाख शेयर ऑफर किए फॉर इशू, तो 6 लाख शेयर 10 रुपया वाला हो गया 60 लाख टोटल इशूड कैपिटल। 6 लाख में मान लीजिए 5,85,000 का लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया, लोग बोले हमको 585 खरीदना है, तो 5,85,000 इंटू 10 58,50,000 मेरा हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान लीजिए सर कंपनी 6 लाख शेयर इशू करना चाहती है, लोगों ने 10 लाख शेयर का एप्लीकेशन कर दिया, तो बिल्कुल हो सकता है, लोग कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ना कौन कौन खरीद रहा है, सब लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। 10 लाख शेयर का एप्लीकेशन कर दिया तो भी कंपनी 6 लाख शेयर ही अलॉट कर सकती है, कंपनी 10 लाख शेयर नहीं दे सकती, तो सब्सक्राइब कैपिटल 6 लाख पे ही रुक जाएगा, वो 10 लाख नहीं होगा। तो मैंने बोला सब्सक्राइब्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड अलॉटेड बाय द कंपनी, लोगों ने सब्सक्राइब किया और कंपनी ने उनको शेयर्स दिए, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, इट कैन नेवर एक्सीड, ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, इट कैन नेवर एक्सीड इशूड शेयर कैपिटल, ये कभी भी इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, वहां मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा शेयर्स आप ऑफर नहीं कर सकते, अलॉट नहीं कर सकते। नेवर एक्सीड इशूड शेयर कैपिटल। इसके बाद डी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये जो लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, इसका पैसा अब कंपनी धीरे धीरे उनसे लेगी। कंपनी चाहे तो एक बार में सारा पैसा ले सकती है, चाहे तो धीरे धीरे करके भी पैसा ले सकती है। अगर कंपनी धीरे धीरे करके पैसा ले रही है, तो जितना पैसा अभी तक कंपनी ने मंगवाया है, कॉल किया है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ subscribed share capital, amount of subscribed share capital called up by the company, कितना मंगवा चुकी है till date, called up by the company till date is known as called up share capital, is known as called up share capital। कंपनी ने कितना रुपया मंगवा लिया है, कितना रुपया मंगवा लिया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, उसको हम लोग कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। मंगवा लिया, कंपनी ने बोला इतना आप अभी तक दे दीजिए, इसका बाद जो बचा है वो हम धीरे धीरे आपसे ले लेंगे, बट अभी तक इतना आप दे दीजिए। तो जितना पैसा कंपनी ने मंगवा लिया अपने शेयर होल्डर से, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और इस कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से जितना लोगों ने हमें पे कर दिया है, जितना लोगों ने हमें पैसा दे दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जितना कंपनी ने कॉल किया था उसमें से कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पेड बाय द शेयर होल्डर्स, पेड बाय द शेयर होल्डर्स of company is known as paid up share capital। कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना पैसा उन्होंने दे दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। सर ऐसा हो सकता है कंपनी पैसा मंगवाया बट वो लोग पैसा नहीं दिया, बिल्कुल हो सकता है, हम लोग उसको नाम देंगे कॉल्स इन एरियर। हमने कॉल किया बट सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। सर ऐसा हो सकता है बिना मंगवाए सामने वाला ज्यादा पैसा दे दे, बिल्कुल हो सकता है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एरियर भी पॉसिबल है, कॉल्स इन एडवांस भी पॉसिबल है, दोनों होता है।
तो जितने पैसे मैंने मंगवाए उसमें से लोगों ने जितना पैसा अभी तक दे दिया है उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी के बैलेंस शीट में जो कैपिटल लाइबिलिटी बोल के दिखता है ना, वो ये पेड अप शेयर कैपिटल है। दिस इज दी दिस इज दी एक्चुअल अमाउंट actual amount of capital actual amount of capital shown in balance sheet shown in balance sheet दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट। जो लोगों ने आज तक मुझे दे दिया है, जितना पैसा उन्होंने दिया है, वो मेरी लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में दिखाई देगी। अगर कोई आपसे पूछे पेड अप शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू called up share capital is equal to called up share capital minus calls in area। called up share capital minus calls in area। जितना रुपया हमने आज तक मंगवाया है माइनस उन्होंने अगर कुछ नहीं दिया तो। सर कॉल्स इन एडवांस ऐड नहीं करते, नहीं, कॉल्स इन एडवांस तो एक्चुअली कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का ही पार्ट नहीं है, कंपनी ने अभी तक मंगवाया ही नहीं है। पेड अप होने के लिए पहले वो कॉल्ड अप होना चाहिए। तो कॉल्स इन एडवांस, नोट, calls in advance is not a part of capital, is not a part of capital। कॉल्स इन एडवांस कैपिटल का पार्ट नहीं है। कोई भी चीज कैपिटल का पार्ट तब बनेगा जब आप उसको कॉल करो। ये पैसा अभी तक हमने कॉल ही नहीं किया था तो ये कैपिटल का पार्ट नहीं है। इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी, एन एडवांस पेमेंट ऑफ समथिंग। लोगों ने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया, अगर मुझे एडवांस मिलता है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। सर ये 5 लेयर आपने हम लोगों को क्यों सिखाया? जब मैं आपको कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह बनाना सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि नोट्स टू अकाउंट्स में आपको शेयर कैपिटल को ऐसे तोड़ के दिखाना पड़ता है। कितना ऑथराइज्ड है, कितना सब्सक्राइब्ड है, कितना कॉल्ड अप है, कितना पेड अप है, कितना इशूड है, ये सब आपको बताना पड़ता है। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, बाद में जाके आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जब मैं शेयर समझा रहा हूं तो मैंने ये 5 लेयर्स आपको समझा दी है। तो कंपनी के नोट्स टू अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में ये डिस्क्लोजर की तरह जाता है, कंपनी का कितना ऑथराइज्ड कैपिटल, कितना इशूड, कितना सब्सक्राइब, कितना कॉल्ड अप, कितना पेड अप, ये आपको दिखाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया। एक बार 2 मिनट का टाइम लेकर पूरा अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। एक बार पूरी चीज को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए।
डन 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 डन। बताइए डेड शॉट गेमिंग क्या बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, यहां तो जर्नल से ही शुरू है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बिल्कुल। संजय, कॉल्स इन एडवांस आर इन एक्सेस ऑफ कॉल्ड अप शेयर्स। बिल्कुल। अगर कंपनी ने अभी 8 रुपया कॉल किया है तो कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने वो जो बचा हुआ 2 रुपया 10 रुपया वाला वो भी दे दिया। तो इट इज इन एक्सेस ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल लिखेंगे आप। कंपनी केपी लिमिटेड has an authorized capital of 10 lakh shares divided into, sorry, 10 lakh shares, ये तो 10 lakh shares ही बोला ना, 10 lakh shares of rupees 10 each। ये कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है। टिल डेट it has offered 7 lakh shares for subscription to public। 7 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक। सर इंटरेस्ट भी मिलता है ना एडवांस में? बिल्कुल, चर्चा करेंगे अलग से। सुमित, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। फुल स्टॉप। Public has subscribed for public has subscribed for 6,80,000 shares. 6,80,000 shares. Company has called up rupees 8 per share, rupees 8 per share, and the amount is paid by all shareholders. Amount is paid by all shareholders except Mr. Sumit, who did not pay first call of rupees 2 per share on his 10,000 shares, except Mr. Sumit, who did not pay first call of rupees 2 per share on his 10,000 shares. Show या calculate the various layers of share capital। Calculate the various layers of share capital। आप सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करके बताओगे। अरे सर सुमित बोल रहा है सर, हमारा ही नाम क्यों लिया सर? अरे सुमित सिंह नहीं है, ये सुमित अग्रवाल है, सुमित अग्रवाल। तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुम क्यों समझते हो तुम डिफॉल्टर हो? डन। खाली मुझे ना शॉर्ट में कैलकुलेट करके बता दीजिए, लिखना मैं सिखाऊंगा। शॉर्ट में कैलकुलेट करके बता दीजिए पांचों क्या होना चाहिए। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। प्लीज आप मुझे बताएंगे।
किया ट्राई। आइए मैं बनाता हूं आंसर। सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल के लेयर्स कैलकुलेट करने हैं। ये जब भी कोई शेयर्स का नाम ना बताए आप हमेशा इक्विटी शेयर्स मानिएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस के लिए अलग से बताएगा, ना बताए तो वो हमेशा इक्विटी शेयर्स है। इसमें सबसे पहले आ गया ऑथोराइज्ड 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हो गया 1 करोड़ हो गया ना, ये 1 करोड़। हाँ। फिर नंबर बी इशूड। इस 10 लाख में हमने 7 लाख ऑफर किया था लोगों को। 7 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 70 lakhs। कैपिटल की अकाउंटिंग हमेशा फेस वैल्यू पर होगी। ऑथराइज्ड इश्यूड सब्सक्राइब तो हमेशा फेस वैल्यू पर आएगा। सब्सक्राइब इसमें से लोगों ने कितना खरीदा, 6,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये तीन हमेशा टोटल फेस वैल्यू पर आएगा। आपने कितने भी रुपए मंगाए नहीं मंगाए, ये तीन कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर आएगा। और इनको कभी प्लीज टोटल मत कीजिएगा क्योंकि ये एक दूसरे का ही पार्ट है। ऑथराइज के अंदर से इशूड है, इशूड के अंदर से ही सब्सक्राइब्ड है। अब मेरा जो मेन चालू होता है वो चालू होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 6,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए वाले शेयर है, बट क्या मैंने पूरे 10 रुपए मंगवा लिए? नहीं सर, हमने अभी तक 8 रुपए मंगवाए हैं। 8 रुपए, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप। हमने अभी तक पूरे 10 नहीं मंगवाए, हमने 8 ही मंगवाए हैं। 54,40,000, 5440 इतना हमने मंगवा लिया है। लेस कॉल्स इन एरियर। एक आदमी है, आप जानते ही होंगे, मिस्टर सुमित। उसने 10,000 शेयर्स पे ₹2 का कॉल अभी तक नहीं दिया हुआ है। 10,000 शेयर्स इंटू ₹2 लिखता हूं, ऑफ ₹2 नहीं लिखता हूं, इंटू ₹2, 20,000। तो अगर ये आदमी पैसा नहीं दिया तो बाद बाकी सबने पैसा दे दिया, तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा ₹54,20,000। मेरा पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा 54,20,000। वेरी गुड प्रार्थना, वेरी गुड शिवार्जुन, वेरी गुड शीतल, वेरी गुड उत्साह। संजय एक बार चेक करो, तुम नंबर्स में बता रहे हो, हम लोग कैपिटल अमाउंट में बताएंगे। क्लियर है? एनी वन, एनी डाउट? आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग।